अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंग ट्यूमर्स। ठीक है, अब इसमें जो है ना हम अगेन सबसे पहले करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करता है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक कुछ, उसके बाद जो है ना वो टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है कि जी 50 year old मेल has been a smoker since all his life. Recently, his chest symptoms of cough and sputum have worsened and he has coughed out blood stained sputum. यानी कि एज देखें ज़रा, ये थोड़ी सी ओल्डर मैनिफेस्टेशन है, मेल है, स्मोकर है, सारी ज़िंदगी करता रहा है। ठीक है, चेस्ट सिम्टम्स के साथ वो डॉक्टर के पास आता है, कफ के साथ आ रहा है और उसके स्पुटम में ब्लड आ रहा है। ठीक है, इन लास्ट 2 weeks ही हैज़ बीन हैविंग कंप्लेन ऑफ प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ राइट आर्म एंड डिफ़िकल्टी इन स्पीच। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, एक तो ये है जो उसने हमें बता दिया कि हमें फ़ील हो रहा है कि जी ये केस जो है, ये इतना तो पता है कि आपको रेस्पोकैब, ज़रा इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। आप देखें 50 year का है, मेल है, स्मोकर है, यानी कि स्मोकर अभी आप देखें बिल्कुल शुरू में जाएँ तो आपके माइंड में आता है रेस्पो का केस है, स्मोकर आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि टीबी सीओपीडी, आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। आगे देखते हैं आप, चेस्ट सिम्टम्स जो है वो कफ बता रहा है, प्रोडक्टिव कफ है, हिमोप्टिसिस है। यहाँ तक बंदा देखता है कि अच्छा यार स्पुटम में ब्लड आ रहा है, टीबी में भी आता है और डिफरेंट डिजीज़ में आता है, वो इस तरह से सोच रहा है। अभी आगे जब जाएंगे तो लास्ट 2 weeks 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या हुआ है कि उसकी राइट आर्म की वीकनेस भी आई है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी है, उसे बोलना भी नहीं जा रहा। ये क्या चीज़ बता रही है कि लाजमन कोई यहाँ पर जो है ना वो कोई मैस है, इस तरह का मैस है जो उसके एपिकल या लंग के एपेक्स पे ना कोई मैस पड़ा हुआ है और वो मैस जो है वो ब्रेकल प्लेक्सस को भी मतलब कि वहाँ से ख़राब कर रहा है, उसको भी कंप्रेस कर रहा है। इसके अलावा ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ, तो वो मैस शायद इतना बड़ा है कि जब वो यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स जो पड़ा हुआ है वहाँ, या वहाँ से जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो यहाँ पे पास से गुजरी है उसको भी कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसे बोलने में मसला आ रहा है। अब ये मैस जो है वो आपको किस तरफ लग रहा है कि क्या चीज़ हो सकती है, ये ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज का पेशेंट है, स्मोकर है, फिर उसके बाद वो हिमोप्टिसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, फिर वो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो मे बी उसको भी कंप्रेस कर रहा है ये मैस, और साथ में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को भी कंप्रेस कर रहा है। इट कैन बी ब्रोंकियल कार्सिनोमा, बट डेफिनेटली आपको कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी साथ में ज़रूरत पड़ती है करने की। अच्छा, अब देखें ये जो जितनी प्रेशर सिम्टम या जो आ रहे हैं ना, ये किसी और डिजीज़ में नहीं आएंगे आपको इस तरह से, तो इसलिए पेनकोस ट्यूमर जो होता है मोस्टली, या वो एपिकल लंग ट्यूमर जो होते हैं वो कंप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, हम आगे देखते हैं तो पॉसिबल, इन्होंने पूछा क्या हुआ है, वो पूछ रहे हैं पॉसिबल कॉज एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, और दूसरा फिजिकल साइंस और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, यानी कि उन्होंने हमसे जो पूछा, अब आप इसको अपने माइंड में बिठा लें कि ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डायग्नोसिस आना चाहिए, सेकेंडली फिर आप उसके रेलेवेंट जो है वो बाकी चीज़ें, किसका कोज़ क्या है, उसके सिम्टम्स का क्या कोज़ होगा, और साइंस जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम करने पर क्या आएंगे। ठीक है, तो ये हमने भी पढ़ना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उसको भी देख लें, फिर हम जो है ना वो आगे देखते हैं। इसमें भी तकरीबन एक ओल्ड एज का पेशेंट है, 55 year old मेल हैव प्रेजेंटेड विद कफ फीवर हिमोप्टिसिस फॉर 2 months। देखा, वही खांसी या बुखार है और हिमोप्टिसिस हो रहा है। हिमोप्टिसिस होता है कैंसर में भी होता है और कुछ डिजीज़ में भी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे ही हैज़ लॉस्ट 10 kg वेट। यहाँ तक तो मतलब एक आम बंदे का माइंड आ जाता है कि शायद कैंसर है, शायद टीबी है, टीबी में भी वेट लॉस होता है। तो अब आगे चलते हैं। ही हैज़, वैसे कैंसर का जो पेशेंट होता है क्या केक्सिक होता है। ठीक है, अब ओल्ड एज का पेशेंट वो होता है। ही हैज़ लेफ्ट स्मोकिंग 6 months बैक, यानी 6 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ी है, और स्मोकिंग का असर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, ही हैड पल्मोनरी टीबी 5 year बैक, 5 साल पहले उसको टीबी थी, विच वॉज ट्रीटेड विद ATT फॉर 9 months। ठीक है, और 9 months के लिए वो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स जो है ना वो भी लेता रहे। चेस्ट एक्सरे पे उसके अपर जोन पे ब्लंटिंग है ऑफ राइट CP एंगल। ठीक है, अब ज़रा इसको देखें, वो इससे पूछ रहे हैं कि इसके 4 DD बताएं। देखिए, इसके बनते भी DD हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक किसी एक चीज़ पे जा नहीं पा रहे। अच्छा, अब एक तो इसमें लगता है कि जी ओल्ड एज का पेशेंट है, कफ है, फीवर है, हिमोप्टिसिस है, वेट लॉस है,
पास्ट में उसको टीबी भी रह चुका है। चेस्ट एक्सरे पे ओपेसिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। सीपी एंगल कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंटिंग है। तो हमारे माइंड में आता है कि पहला तो मुझे तो ऐसे फर्स्ट जो आपके माइंड में आ रहा है ना, वो लग रहा है पोस्ट प्राइमरी टीबी लग रहा है कि पहले टीबी हुआ है और वो दोबारा जो है ना वो टीबी मतलब शो हो रहा है उसको, ठीक है। पोस्ट प्राइमरी टीबी हो सकता है। दूसरा ब्रोंकियल कार्सिनोमा का भी चांसेस हैं, ठीक है। तीसरा क्योंकि सीपी एंगल ब्लंटिंग है तो कोई एब्सेस या वो भी हो सकता है। एंड मे बी वैसे यही तीन ज़्यादा बने हैं, कहीं नमोनिया वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे टीबी और ब्रोंकियल कार्सिनोमा की तरफ ज़्यादा माइंड जा रहा है इससे। हिमोप्टिसिस और वो फीवर और वेट लॉस, ठीक है। अच्छा, अब वो आगे पूछ रहे हैं कि इसकी 6 इन्वेस्टिगेशंस बता दें। तो अब आपको मतलब ना थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि आपसे पूछा क्या जाता है, यानी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स पूछ रहे हैं और कुछ कॉज पूछ रहे हैं उसके कि अच्छा ये साइन एंड सिम्टम है तो उसकी वजह क्या होगी। अच्छा, बिनाइन जो है ना उसका तो बस नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो देख लें। स्लेंड्रोमा कॉन्ट्रोमा है, ठीक है। ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर होता है, पल्मोनरी हेमाटोमा होता है। हम लंग कैंसर की तरफ आते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लंग कैंसर जो है ये आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंटली डायग्नोज्ड मेजर कैंसर जो है वो लंग कैंसर है दुनिया में। सिगरेट स्मोकिंग होती है, इसमें यूरेनियम, एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका लंग कैंसर हमारे पास ना दो तरह का होता है, या स्मॉल सेल लंग कैंसर होगा या नॉन स्मॉल सेल होगा। स्मॉल सेल जो है ना इस ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, 20% है। नॉन स्मॉल सेल में से स्क्वेमस सेल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, 35%, ठीक है। फिर एडिनो कार्सिनोमा 30%, और सबसे कम जो है वो लार्ज सेल कार्सिनोमा 15%। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो आपने भी दो स्नैरियोस किए हैं, उसमें आपने देखा है कि कफ आती है, सबसे शुरू में काफ़ी होती है। हिमोप्टिसिस होती है, ठीक है। ये जब सेंट्रल ब्रोंकियल ट्यूमर्स होते हैं तो वो वेजल्स को इरोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हिमोप्टिसिस होती है। चेस्ट पेन होगी, वेट लॉस होगा, डिस्निया होगा, ठीक है। मीडियास्ट्रम में जब वो स्प्रेड करेगा तो वहाँ पे वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा, हॉर्सनेस होगी, ठीक है। अगर वो एसोफेगस को इन्वेड कर लेता है, डिस्फेजिया हो जाएगा, ठीक है। वो खाना निगल नहीं पाएगा। ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ये इन्होंने दी हुई थी क्वेश्चन में। देखिए हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं सारी तो नहीं आती, सिनेरियो में कुछ चीज़ें के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो पूरी किताब लेकर नहीं आता। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बोवाइन कफ के कफ का जो एक नॉर्मल करेक्टर होता है ना, वो वाला करेक्टर नहीं होगा, क्योंकि भाई आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अगर ख़राब है ना तो आपकी आवाज़ में तब्दीली आएगी। फिर उसके बाद जो है ना सुप्रा क्लेविकुलर नोड, लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं कैंसर में, ठीक है, तो वो एनलार्ज होंगे। अब सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सुपीरियर वेना केवा है ना, हो सकता है अब ये कंप्रेशन सिम्टम्स तो आएंगे ना, एक मैस है आपकी बॉडी में, नॉर्मल के अलावा कोई एक स्ट्रक्चर भरा हुआ है, ठीक है, एक मैस है। अब वो मैस के पास से यहाँ से, ठीक है, हार्ट के अंदर ये ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आ रहा है, दरमियान में हार्ट भरा हुआ है। तो ये मैस अगर भरा है, सुपीरियर वेना केवा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर सुपीरियर वेना केवा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा, आप खुद सोचें। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड ला रही थी, उसके खूबसूरत से फेस से। अब ये वैसे मैंने खूबसूरत ही ड्रॉ किया, ये जो इसका खूबसूरत सा फेस है, ये यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्लड अंदर ला नहीं पाएगी, पीछे को ब्लड जो है वो पूल अप होगा, उसका फेस जो है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। और जो हमें हेड एंड नेक स्वेलिंग मिलेगी, कंजंक्टाइवल एडिमा मिलेगा हमें, ठीक है। हेडेक, उसको सर में दर्द होगा, और जो चेस्ट की जो वेन्स है ना उसकी डायलेटेड हो जाएंगी, यानी प्रॉपरली जो है ना वो ब्लड ड्रेन नहीं हो पा रहा है, पूल अप हो रहा है पीछे वेन्स के अंदर। अब इसके अलावा जो है वो हम अगर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और फ्रेनिक नर्व को इन्वॉल्व कर लेता है, देखो यहाँ से कितनी सारी तो नर्व्स गुजर रही हैं, ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ये किसी भी जगह का हो सकता है। वैसे लंग में कि मैंने बहुत ही अजीब सी हालत बनाई है, माजरत उसके लिए भाई। अच्छा, तो ये भी वैसे बहुत खूबसूरत ही हैं, लेकिन यहाँ से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को ये ऐसे कर देता है, या ये जो है वो फ्रेनिक नर्व को कर देता है। तो फ्रेनिक नर्व की वजह से क्या होगा कि जो डायफ्राम नीचे पड़ा हुआ है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, भाई डायफ्राम का मसला बन जाएगा, ठीक है, उसका पैरालिसिस हो जाएगा। या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, ब्रोंकाई ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ब्रोंकाई जो है वो अगर ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या हाफ, या कंप्लीट कर सकता है या हाफ कर सकता है, दोनों की वजह से मसला बनेगा। कंप्लीट करेगा तो जी लंग ही पूरा कोलैप्स हो जाएगा, अंदर हवा ही नहीं जा पाएगी, ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है, ट्रेकियल डिविएशन हो जाएगी। हम उस साइड पे जब परकशन करेंगे तो हमें डल नोट सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है। फिर ब्रेथ साउंड जब रिड्यूस होंगे, क्योंकि पूरा तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा, एयर तो जा ही नहीं रही, तो ब्रेथ साउंड्स हमें वो नहीं आएंगे, वहाँ पे लंग ही कोलैप्स हो गया। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें यूनिलेटरल वीज जो है वो सुनाई दे सकती है, लंग एब्सेस बन सकती है। इसके अलावा
और क्या हो सकता है? इसके अलावा जो है ना हमारे पास लोकल फैक्टर्स हैं कि जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ से ये सेंटर में या ये जो हमारे पास है इस तरह से ये लंग ट्यूमर डेवलप कर रहा है, एक मास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास थोरेसिक डक्ट या जो हमारे पास है हमारी सिंपैथेटिक चेन है वो पड़ी हुई है। अगर सिंपैथेटिक चेन प्रेस होती है तो वो पार्शियल टॉसिस हो जाएगा, उसको उसकी आंखें आधी बंद आधी ऐसे, मियोसिस हो जाएगा, एनहाइड्रोसिस होगा, हॉर्नेट सिंड्रोम डेवलप कर जाएगा। अगर वो उसकी एपेक्स में है तो वही जो उसने अभी क्वेश्चन में हमें बताया था कि जी उसके सारे जो एपेक्स वाला जो होगा वो वहाँ पे हो सकता है ब्रेकियल प्लेक्सस को कंप्रेस कर दे, ब्रेकियल प्लेक्सस को प्रेस कर दे तो वहाँ से जो है वो शोल्डर की पेन वगैरह भी शुरू कर दे और हैंड के मसल्स के अंदर भी इफेक्ट कर दे। हो सकता है उसका हाथ प्रॉपर्ली काम ना कर पाए क्योंकि वो ब्रेकियल प्लेक्सस ने वहाँ की नर्व सप्लाई जा रही है, अल्नर नर्व या मे बी किसी नर्व का कंप्रेशन हो जाए। अब उसके अलावा या तो ये इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्ट्रियो आर्थ्रोपैथी, ये एक फीचर है कि ये हो सकता है कि जी जो लॉन्ग बोन्स हैं उसका पेरियोस्टाइटिस हो जाए, जो हमें एक्सरे पर जो है वो सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास मेटास्टेसिस, ये बहुत कॉमन है मेटास्टेसिस इसका। कुछ यहाँ पे हिमेटोजेनस स्प्रेड करेगा तो लीवर, बोन, ब्रेन, एड्रीनल एंड स्किन ऑल्सो यहाँ पे भी जाता है। लिम्फेटिक में ये बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी करता है, आपको पता ही है, ठीक है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम अगर हम देखें तो इसमें एक तो बहुत कॉमन है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल जो है वो क्या करता है, ये हाइपरकैल्सीमिया करता है, ठीक है। ये हाइपरकैल्सीमिया करेगा क्योंकि ये पैराथायरॉयड रिलेटेड हार्मोन जो है ना या प्रोटीन जो है वो बनाता है। इसके अलावा स्क्वेमस सेल की बाद हमारे पास आता है वो स्मॉल सेल, ठीक है। स्मॉल सेल की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह का जो है ना वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कर सकता है। कुशिंग सिंड्रोम कर सकता है, ठीक है। ACTH जो है वो ज़्यादा करेगा, SIADH कर देगा, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम जो है ये कर सकता है, ठीक है। ये याद करने के लिए ये करना चाहिए क्योंकि ये MCQ में भी आ जाते हैं और काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं ये। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि डिजिटल क्लबिंग जो है वो हमारे इसमें कैंसर के पेशेंट्स में हो सकती है। इसके अलावा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ये होता है कि मतलब कैंसर वो लंग का है, वहाँ उस पे मौजूद होने की वजह से वो अफेक्ट नहीं आ रहा, किसी और जगह पे या कैंसर जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है ना आपका जो ट्यूमर है वो तो आपके लंग में पड़ा हुआ है। अब अगर यहाँ पे ये जो सिंपैथेटिक चेन है उसको प्रेस करता है या रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को करता है या फ्रेनिक नर्व को करता है या ब्रेकियल प्लेक्सस को करता है, तो जो भी फीचर्स आते हैं वो एक वजह से आ रहे हैं कि जी कैंसर यहाँ पे है। लेकिन कैंसर के साथ एक दूसरी टर्म होती है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, कि कैंसर किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स किसी और जगह पे आ रहे हैं किसी और चीज़ की वजह से, वो चीज़ होती है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। उनका आपस में कोई ताल्लुक एज सच नहीं होता आसान अल्फाज में। अब जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड का बनना, उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया का होना, मतलब बहुत अजीब बात है। और ये होते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो कैंसर में हमें देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि 6 नंबर की पूछी हुई थी हमने क्वेश्चन में देखा था, तो और आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ रेस्पो के केस में जो है कि जो हम करवाते हैं वो होती है चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे हमें पता चलता है कि जी कोई पैथोलॉजी है। उसके बाद और ये असल बात ये है कि यह सादा होता है, आसान होता है, आसान हल है। कोई भी खांसी के साथ आए हम या ज़्यादा प्रोलॉन्ग कंडीशन चल रही है तो चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी एक्सरे पिकअप कर लेता है उसको। फिर वहाँ से हम आगे देखते हैं, हिस्ट्री के साथ उसको कोरिलेट करते हैं, हम चलते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि HRCT है, अगर तो पेरेन्काइमा का मसला है तो HRCT वो पिक कर लेगा, और अगर जो है वो कैंसर है लिम्फ नोड के अंदर जा रहा है तो हम CT चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट करवाते हैं, उसमें पता चल जाएगा। फिर हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करवाते हैं, हमें कैंसर का पता चल गया, हम देखते हैं कि बॉडी में किसी और जगह तो नहीं फैला हुआ, उसके लिए हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करवाते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी, आपको पता है हमारे पास ब्रोंकोस्कोप अवेलेबल है, भाई आराम से हम ब्रोंकाई के अंदर जाकर जो भी चीज़ें या जो सेंट्रल में पड़े हुए हैं ट्यूमर्स, हम उनकी बायोप्सी वगैरह कुछ करना है तो हम वो आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा जी है परक्यूटेनियस एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, ठीक है। CT गाइडेड जो है ना, हम जो दूर कैंसर पड़े हुए हैं ना उनके लिए जो है ना वो उनकी बायोप्सी करने के लिए हम ये करेंगे। जो तो सेंटर में पड़े हुए हैं ना यानी ब्रोंकाई के आसपास है उनको तो हम ब्रोंकाई के अंदर से ब्रोंकोस्कोप की मदद से निकाल लेंगे ना, ठीक है। और लेकिन जो दूर दराज करके पड़े हुए हैं उसके लिए हमें एस्पिरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की अप्रोच करनी पड़ेगी। ब्रोंकोस्कोप से हम वो करेंगे जो सेंट्रली लोकेटेड हैं, और जो ज़रा पेरिफेरल है उनको हमें एस्पिरेशन करके फिर बायोप्सी करनी पड़ेगी। और बायोप्सी आपको पता है पैथोलॉजिकली जब भी हमने कोई चीज़ें देखते तो हम हिस्टो उसकी करते हैं, उसके बाद ही हम जो है ना बाकी चीज़ें उसको में देख रहे होते हैं।
फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट वही है कि जी ये कैंसर है तो कैंसर के हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। एडवांस स्टेज होते हैं हम कीमोथेरेपी करते हैं। और बेवासीज़ुमैब, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जी हमें पता है कि कैंसर के अंदर वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो हमने उसको रोकना है और हम नहीं चाहते कि जी काम ख़राब हो। बेवासीज़ुमैब जो है वो उसमें हेल्प करता है। फिर स्मॉल सेल लंग कैंसर, उसमें भी कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये सारी चीज़ें जो कैंसर में चलती हैं और इसका प्रोग्नोसिस पुअर ही होता है।